मैं विकास आप सभी का आपके इस नए चैनल पर स्वागत करता हूं। तो ज्योग्राफी के इस सीरीज़ के अंतर्गत आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पूर्वी तटीय मैदान व पश्चिमी तटीय मैदान। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पूर्वी तटीय मैदान या पश्चिमी तटीय मैदानों का निर्माण आखिर हुआ कैसे है। मैदान यानी मिट्टी का स्थान। हमें पता है कि नदियाँ अपना जल समुद्र में गिराती हैं, ठीक है, इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। जब नदियाँ बहती हैं तो वो अकेले नहीं बहती हैं, वो अपने साथ मिट्टी, गाद, कंकड़, पत्थर आदि लेकर बहती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो समुद्र की ओर पहुँचती जाती हैं, जैसे जैसे समुद्र की तरफ पहुँच जाती हैं, अपना स्थान प्राप्त करने वाली होती हैं, समुद्र के पास में मुहाना बनाने वाली होती हैं, तो उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अपने द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को भी समुद्र में डाल सके, क्योंकि वो समुद्र तल के बराबर अपना स्थान प्राप्त कर लेती हैं और उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो अपने द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी व गाद को तटों के सहारे इकट्ठा या जमा कर देती हैं, जिससे किसका निर्माण हुआ, तो तटों के सहारे जो हमारा मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, मैदान का निर्माण हुआ है। यानी मिट्टी से जो मैदान का निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, वो हुआ हमारी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि से हुआ है। अब सबसे पहले समझते हैं पश्चिमी तट। पश्चिमी तट हमारा, पश्चिमी तटीय मैदान हमारा गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है और ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला कोकण तट, दूसरा कन्नड़ तट और तीसरा मालाबार तट। ठीक है, कौन कौन सा? कोकण, कन्नड़ और मालाबार। ठीक है, जो हमारा कोकण तट है वो गुजरात से लेकर गोवा तक फैला हुआ है और जो कन्नड़ है वो गोवा से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ है। जो हमारा मालाबार है वो हमारा कर्नाटक से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है, जो कोकण तट है वो उसकी सर्वाधिक लंबाई हमारी कहाँ पर है, तो नर्मदा व तापी के मुहाने पर। यहाँ हमारी नर्मदा और तापी नदियाँ बहती हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो जो कोकण तट की सर्वाधिक लंबाई है वो है नर्मदा व तापी के मुहाने के बीच में। किसकी? कोकण तट की। ठीक है, उसके बाद आते हैं कन्नड़ तट। तो कन्नड़ तट है उसकी सर्वाधिक लंबाई हमारी कहाँ पर है, तो उसकी सर्वाधिक लंबाई हमारी कर्नाटक में है। उसके बाद आते हैं मालाबार तट। मालाबार तट हमारा कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है और इसकी सर्वाधिक लंबाई हमारी कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा केरल में। और एक और चीज़ आपको मालाबार तट से याद रखनी है कि मालाबार तट पर ही जो हमारी लैंगून झीलें वो पाई जाती हैं। लैंगून यानी खारे पानी की झीलें। इन्हें खारे पानी की झीलें इसलिए कहते हैं क्योंकि समुद्र के पानी के संपर्क में होती हैं या समुद्र के पानी के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। और हमें पता है समुद्र का पानी कैसा होता है, तो वो होता है खारा, इसलिए हम इन्हें कहते हैं खारे पानी की झीलें या फिर लैगून झीलें। और केरल में लैगून झीलें या फिर खारे पानी की झीलों को हम क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कयाल झीलें। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राज्य में लैगून झील या फिर खारे पानी की झील को कयाल झील कहते हैं, तो आपका आंसर होगा केरल में। ठीक है, अब देखते हैं हम पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत 3 भागों में बटा हुआ है हमारा पूर्वी तटीय मैदान। पहला उत्कल तट, दूसरा उत्तरी सरकार तट और तीसरा कोरोमंडल तट। जो हमारा उत्कल तट है इसका नाम जो है वो पड़ता है उड़ीसा में। उड़ीसा में कहते हैं उत्कल तट, और कृष्णा व गोदावरी के बीच का जो स्थान है उसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट, और जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वहां कहते हैं हम इसे कोरोमंडल तट। ठीक है, तो हमारा पूर्वी तटीय मैदान जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला उत्कल तट, दूसरा उत्तरी सरकार तट और तीसरा कोरोमंडल तट। जो उत्कल तट नाम है वो है उड़ीसा में, उत्तरी सरकार तट जो नाम है वो है कृष्णा व गोदावरी की मुहाने के बीच में, और कोरोमंडल जो तट नाम है वो है तमिलनाडु में। और पूर्वी तटीय मैदान की सर्वाधिक लंबाई जो है वो कोरोमंडल तट की है। मतलब कोरोमंडल तट की जो लंबाई सर्वाधिक है पूरे पूर्वी तटीय मैदान में। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान पर भी कुछ लैंगून झीलें पाई जाती हैं, जैसे उड़ीसा की चिल्का झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर है, लेकिन मानते ऐसा है कि ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, और बेमनाड और अष्टमुड़ी हमारी केरल में पड़ती है, जो कि हमारी पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत आती है, जो कि मालाबार तट के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पश्चिमी तट, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला कोकण, दूसरा कन्नड़ और तीसरा मालाबार। ठीक है, जो कोकण है वो है गुजरात से गोवा, और जो हमारा कन्नड़ है वो है गोवा से कर्नाटक, और जो हमारा मालाबार है वो है कर्नाटक से तमिलनाडु।
जो कोकर तट की सर्वाधिक लंबाई है या सर्वाधिक क्षेत्र जो घेरा हुआ है वो घेरा हुआ है नर्मदा व तापी के मुहाने के बीच में। ठीक है, कन्नड़ तट की सर्वाधिक लंबाई है वो है कर्नाटक में, और मालाबार तट की सर्वाधिक लंबाई है वो है हमारी केरल में। मालाबार तट पर ही लैंगून झीलें या फिर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील जो कि केरल की कयाल झील है। केरल में लैंगून झील को ही कयाल झील कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान में 3 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। उत्कल तट जो है इसका नाम पड़ता है उड़ीसा में, उत्तरी सरकार तट पड़ता है कृष्णा व गोदावरी के मुहाने के बीच में, और कोरोमंडल जो तट नाम पड़ता है वो पड़ता है तमिलनाडु में। और उत्तरी जो ये है पूर्वी तटीय मैदान जो है इसकी सर्वाधिक लंबाई कोरोमंडल तट में है। ठीक है, जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। इसमें भी कुछ लैंगून झीलें पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल चिल्का झील उड़ीसा और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ दर्रे जो कि हमारी पश्चिमी तटीय भाग पर पड़ते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान पर पड़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दर्रे क्या होते हैं। जब नदियां बहती हैं तो पहाड़ों को काट कर बहती हैं। ठीक है, समुद्र तक पहुंचते ये हमारा क्या है, यहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं। ठीक है ना, जब नदियां अपना जल बंगाल इसमें अरब सागर में गिराएंगी तो वो पहाड़ों को काटेंगी। जब पहाड़ों को काटेंगे एक समतल सपाट रास्ता बनाएंगी, और कुछ सालों के बाद क्या होता है, नदियां सूख जाती हैं या फिर वहां से बहना छोड़ देती हैं, तो वो हमारा जो समतल सपाट स्थान बन जाता है उसे क्या कहते हैं, हम दर्रे कहते हैं। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि पहाड़ों पर रास्ता या पहाड़ों पर रोड, वो किसका प्रमाण है कि यहाँ से पहले नदियां बहती थी, यानी नदियों के बहने के स्थान जो सूख गए हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, हम दर्रे कहते हैं। ठीक है ना, दर्रों का निर्माण किससे हुआ था, नदियों के बहने के रास्ते से हुआ है, और पहले बहती थी लेकिन अब नहीं बहती हैं, तो उससे क्या हो गया हमारा, वो खाली सपाट स्थान क्या बन गया, रोड बन गई है हमारी, तो उसे क्या कहते हैं, हम दर्रे कहते हैं। तो दर्रों का जो काम क्या है, तो यात्रा का काम है, मतलब वहां से यात्रा की जाती है। तो उन्हीं को हम समझते हैं, पहला समझते हैं थालघाट दर्रा। कौन सा, थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा जो हमारा है, यदि हमें मुंबई से नागपुर जाना है, मुंबई से अगर नागपुर जाना है तो हमें कहाँ से होकर जाना पड़ेगा, थालघाट दर्रे से। थालघाट दर्रे से निकलना होगा, इस पहाड़ को काटकर थालघाट दर्रे से निकलना होगा। यदि हमें मुंबई से कोलकाता जाना है तो अभी हमें थालघाट दर्रे से होकर निकलना होगा। यदि हमें मुंबई से उत्तर भारत के किसी भी क्षेत्र में जाना है तो हमें किससे निकलना होगा, थालघाट दर्रे से निकलना होगा। ठीक है, किससे, थालघाट दर्रे से। दो बार रिपीट करता हूँ, ये है हमारा थालघाट दर्रा। यदि हमें मुंबई से पुणे नागपुर जाना है तो हमें थालघाट दर्रे से जाना पड़ेगा, या फिर मुंबई से हमें कोलकाता जाना है तो अभी हमें थालघाट दर्रे से जाना पड़ेगा, या फिर मुंबई से हमें उत्तर भारत के किसी भी क्षेत्र में जाना है तो हमें थालघाट दर्रे से जाना होगा। नेक्स्ट है हमारा भोराघाट दर्रा, ये है हमारा भोराघाट। ठीक है, यदि हमें मुंबई से पुणे जाना है, ये रहा हमारा मुंबई और यहां से होकर आए हम पुणे। यदि हमें मुंबई से पुणे जाना है तो हम किससे होकर जाएंगे, भोराघाट दर्रे से। या फिर मुंबई से हमें बेंगलोर जाना तो भी भोराघाट दर्रे से, या फिर मुंबई से हमें चेन्नई जाना तो भी भोराघाट दर्रे से, क्योंकि हमें यहीं से निकलना होगा इस तरीके से। या फिर हम पुणे पहुंचे या फिर बेंगलोर या फिर चेन्नई, हमें कहां से होकर जाना पड़ेगा, तो भोराघाट दर्रे से। दोबारा रिपीट करता हूं, यदि हमें मुंबई से इस तरीके से होते हुए अगर पुणे जाना है तो हमें कहां से निकलना पड़ेगा, तो भोराघाट दर्रे से निकलना होगा। यदि हमें मुंबई से बेंगलोर जाना है तो भी हमें भोराघाट दर्रे से जाना पड़ेगा। यदि हमें मुंबई से चेन्नई जाना है तो अभी हमें कहां से होकर जाना पड़ेगा, तो अभी हमें भोराघाट दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा या पलक्कड़ दर्रा कहते हैं। इसका नाम पालघाट या पलक्कड़ क्यों पड़ा है, क्योंकि केरल में एक जिला है जिसका नाम है पलक्कड़ जिला, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा पलक्कड़, जो कि ये पालघाट दर्रा हमारा केरल में पड़ता है। ठीक है ना, तो केरल से अगर हमें तमिलनाडु जाना है, यानी केरल से हमें अगर तमिलनाडु जाना है इस प्रकार, तो हमें कहां से होकर जाना पड़ेगा, तो पालघाट दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, पूछ सकता है कि यदि केरल से हमें तमिलनाडु जाना है तो किससे होकर जाना पड़ेगा, तो पालघाट दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। लास्ट है हमारा सेनकोट्टम दर्रा। यदि हमें केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम से अगर हमें तमिलनाडु जाना है तो हमें किससे निकलना होगा, केरल की राजधानी जैसे त्रिवेंद्रपुरम यहाँ पर है और हमें जाना है तमिलनाडु में, तो हमें कहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा, तो हमें गुजरना पड़ेगा सेनकोट्टम दर्रे से होकर। कहाँ से, सेनकोट्टम दर्रे से। हम फिर से रिपीट करता हूँ मैं, सबसे पहले समझते हैं दर्रे क्या होते हैं। दर्रे पहले नदियाँ जब अपना जल अरब सागर में गिराएंगी तो वो पहाड़ों को काटकर बहेंगी। जब पहाड़ों को काटकर बहेंगी तो वो समतल सपाट स्थान बना देंगी। जब समतल सपाट स्थान, जब नदियाँ अपना स्थान बदल लेंगी या फिर सूख जाएंगी तो वो समतल सपाट स्थान हमारे लिए रोड का कार्य करेगा, तो उस रोड को ही हम क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। जो दर्रे हमारे थालघाट, भोराघाट, पालघाट और सेनकोट्टम है।
यदि हमें मुंबई से नागपुर जाना है, या फिर मुंबई से कोलकाता जाना है, या फिर मुंबई से हमें उत्तर भारत के किसी भी क्षेत्र में जाना है, तो हमें निकलना होगा थालघाट दर्रे से। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, यदि हमें मुंबई से पुणे जाना है, या फिर मुंबई से हमें बेंगलोर जाना है, या फिर मुंबई से हमें जाना है चेन्नई, तो हमें गुजरना पड़ेगा भोराघाट दर्रे से। थर्ड, यदि हमें केरल से तमिलनाडु जाना है, तो हमें गुजरना पड़ेगा पालघाट दर्रे से। ठीक है, नेक्स्ट है सेनकोट्टम दर्रा। यदि हमें केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम से अगर जाना है कहां पर, तमिलनाडु में जाना है, तो हमें किससे गुजरना पड़ेगा, तो हमें गुजरना पड़ेगा सेनकोट्टम दर्रे से। आपको एक चीज याद रखनी है, भोराघाट दर्रे पर ही NH4 स्थित है, नेशनल हाईवे 4। किस पर स्थित है, तो भोराघाट पर स्थित है। ठीक है, आपको एक और चीज याद रखनी है, जो हमारा पूर्व पश्चिमी तटीय मैदान है, इसकी लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है। कितनी, 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1600 किलोमीटर, और इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, कुछ झीलें, और जो हमारे पश्चिमी तटीय मैदान पर जो हमारे दर्रे पड़ते हैं, हमें उन्हें अच्छे से पढ़ा। ठीक है, आपका काम है वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, समझना। नोट्स की टेंशन ना ले, नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, आप बस वीडियो को अच्छे से समझें और देखें। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको सबसे पहले लाइक करना है, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल को तो सब्सक्राइब करना है ही है, क्योंकि ये नया चैनल है। ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।